प्रसारित किया जाता है। इस संगत का महत्व इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारा अवचेतन मन जो देखता है, जो सुनता है, उसको करने लगता है, उसके बारे में एक्टिव होने लगता है। और हम सब दिन भर एनी टाइम बुराइयों के बीच में, नकारात्मकता के बीच में पड़े रहते हैं। चारों तरफ दुख ही दुख, संकट ही संकट, हर समय हर जगह समस्या ही समस्या दिखाई देता है। लोग अपनी शक्तियों का, अपने अच्छाइयों का देखना या अपने अच्छाइयों को देखना या उसके बारे में चर्चा करने से ज्यादा लोगों की बुराइयों और लोगों के दुर्गुणों को देखना पसंद करते हैं। हमारा जो जीवन है वो एक ही बार मिला हुआ है और एक बार मिले इस जीवन में बहुत कुछ करना है, किंतु न हमारा समय का सदुपयोग होता है और न ही ज्ञान अर्जित करने में किसी को रुचि है। ऐसी स्थिति में संगत सहज ही प्राकृतिक तरीके से आपको बिना पता चले चुपके से हमारे भीतर के सिस्टम को ठीक करने लगता है। जिस प्रकार से कांटे वाला जो दीवार घड़ी होता है, उस दीवार घड़ी को हम जैसा सेटिंग करेंगे वैसा ही उसका समय चक्र चलता है। और यदि उसका सेटिंग गड़बड़ होगा तो समय चक्र भी गड़बड़ होगा। और थोड़ा सा समय चक्र धीरे धीरे करके बहुत बड़े समय को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए हमारा समय चक्र सही होना चाहिए। हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। और संगत कार्यक्रम वही रिफ्रेश देता है, हमारे माइंड को संतुलित करता है, हमारे जीवन की समस्याओं को ठीक करता है और हमें सही दिशा प्रदान करता है, हमारे भीतर के व्यवस्था को व्यवस्थित करता है, मैनेजमेंट करता है। ये समझिए संपूर्ण जीवन का प्रबंधन है, लाइफ मैनेजमेंट है। इसलिए समय निकाल करके इस संगत कार्यक्रम में जुड़ना जरूरी है। बहुत से बाबा लोगों का जो धार्मिक सत्संग जो होते हैं, वो धार्मिक सत्संगों के माध्यम से लोगों को मोह माया में जोड़ते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये संसार कुछ नहीं है, संसार मोह माया बोलते हैं, और दूसरी तरफ धर्म, अंधविश्वास, भगवान, ईश्वर, भक्ति के माया जाल में ऐसा फंसाते हैं कि लोग जिंदगी भर वहां से निकल नहीं पाते और बुढ़ापे तक उसी माया जाल में फंसे रहते हैं। संसार की माया जाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन धर्म की माया जाल इस संसार के माया जाल से भी बड़ा और उलझा हुआ मामला है। संसार की माया जाल तो यथार्थ पर आधारित है। संसार में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सबके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, सबके पीछे प्राकृतिक कारण होते हैं। बिना कारण के कोई कार्य प्रकृति में होता नहीं। इसलिए संसार में जो कुछ भी घट रहा है वो यथार्थ है। यथार्थ दुनिया से अलग करके लोग धर्म की, अंधविश्वास की, कल्पना की दुनिया में ले जा करके ऐसे फंसाते हैं कि वहां से व्यक्ति दोबारा वापस आना मुश्किल हो जाता है।
ऐसे बाबाओं की सत्संग सुनने से, ऐसे बाबाओं की कथा कहानी सुनने से, ऐसे धर्म गुरुओं के माया जाल में फंसने से अच्छा है प्रकृति का यथार्थ संगत कार्यक्रम, जिसको पोया पुलेम संगत कहा जाता है। इसमें हमारी सोच समझ बढ़ता है, हमारा वैज्ञानिक और प्राकृतिक सोच में वृद्धि होती है, और हमारा जीवन जो उलझा हुआ है वो सुलझने लगता है। अभी तक की चर्चाओं में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख शांति और समृद्धि, और इस सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे कोसोडुम शंभू शेख और उनके 88 पीढ़ियों ने मून सुलसर्री का सिद्धांत दिया, योग तंद्रा का सिद्धांत दिया। वहीं पर पारिकुपाल लिंगों ने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को स्थापित करने के लिए सामुदायिक गण व्यवस्था का सिद्धांत दिया, नार गण व्यवस्था, कुल गण व्यवस्था का सिद्धांत दिया, गोत्र पर आधारित, टोटम पर आधारित सामुदायिक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया, जिसको पारी व्यवस्था कहते हैं, पारिकुपाल लिंगों ने दिया। और उन्हीं की व्यवस्थाओं से अभी तक हम लोग शासित और संस्कारित होते आ रहे हैं। शासित होना और संस्कारित होना, हम जिस धर्म से शासित और संस्कारित होते हैं वही हमारा धर्म कहलाता है। किंतु हम सब लोग जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो किसी धर्म से शासित और संस्कारित नहीं होता, बल्कि प्रकृति के नियमों और पूर्वजों द्वारा बनाए हुए सांस्कृतिक व्यवस्था से, गण व्यवस्था से शासित और संस्कारित होते हैं। इसलिए हमको अपनी गण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करना है। हमारी ये गण व्यवस्था कोई नया नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने इसको उन्नत लेवल पर पहुंचाया था। शिखर पर पहुंच करके जब बाहरी लोगों का अटैक हुआ तो ये गिरा है, और अभी भी वो आक्रमण करने के तरीके बदल गए हैं, किंतु घुसपैठ और अतिक्रमण जारी है। पहले की जंग हथियारों से लड़ा जाता था, आज का जंग साजिश और ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर, बुद्धिमत्ता के बल पर, षड्यंत्र के बल पर लड़ा जा रहा है। इसको हमको समझने की जरूरत है। पहले अंग्रेज लोग हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए भौतिक रूप से यहाँ पर हथियार लेकर के आए थे, किंतु आज किसी देश को गुलाम बनाना हो तो हथियारों की जरूरत नहीं है। वैसा वैश्विक व्यवस्था बना करके रखे हुए है कि कोई भी देश किसी का कभी भी बिना भौतिक आक्रमण के आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से गुलाम बनाया जा सकता है। ये साजिश पूरी दुनिया में चल रहा है। अभी जो संगत का कार्यक्रम है उसमें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रहा है। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का हम लोगों ने अध्ययन किया। उत्पत्ति, स्थिति, विनाश के अध्ययन करने के बाद लंबे समय तक हमारे लोगों ने सरवाइव किया, अपने आप को बचा करके रखा। अब वो अंकुरित होने का समय आ चुका है। हम सब लोगों को फिर से अंकुरित होकर के फिर से हरा भरा बनना है, अपनी गण व्यवस्था को फिर से समृद्ध बनाना है, और उस पीरियड को, उस समय को पुनर्निर्माण का समय हम लोग इस संगत के माध्यम से कह रहे हैं। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की तरफ हमको आगे बढ़ना है। और पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए केंद्रीय लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और गांव के लेवल पर हमको काम करना है, जिसके लिए संपूर्ण कार्य योजना
तैयार है, उस कार्य योजना को अमल करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में हम कई स्तरों पर अध्ययन करेंगे। एक तो अभी हम लोग सामाजिक लेवल पर अध्ययन कर रहे हैं, सामुदायिक लेवल पर प्रकार से हमारे समाज की सामुदायिक संसाधनों में, सामुदायिक व्यवस्था में मजबूती आए। इसके बाद व्यक्तिगत लेवल पर भी हमारे क्या दायित्व होंगे, क्या चरित्र होगा, क्या आचरण होगा हमारा, किस प्रकार से हमारा व्यक्तिगत संपत्ति में निर्माण होगा, किस प्रकार से हम व्यक्तिगत रूप से भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति मजबूत हो, इस दिशा में भी बातें की जाएंगी। संपूर्ण कार्य योजना के तहत अभी गांव लेवल की जो नारगण व्यवस्था है उस विषय पर बातें चल रही है। नारगण व्यवस्था के लिए बहुत से नियमों का निर्माण करना है और उन नियमों को अपने अपने पारंपरिक ग्राम सभा में पारित करके उसको गांव लेवल पर लागू करना है और उसको स्थायी रूप से चलने देना है, जिसमें पारंपरिक ग्राम सभा स्थापना नीति, जिसको नारगण व्यवस्था पुनर्स्थापना नीति अपन कह सकते हैं, उसी प्रकार से और भी बहुत से नियम है। उन नियमों के बारे में अभी चर्चा चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि पारंपरिक आदिवासी महासभा कोट सुरगुजा स्थापना नीति के माध्यम से गांव लेवल का जो नार बमकाल गठन नियम एवं प्रारूप और फिर बैठक उपस्थिति नियम के बारे में भी बात हम लोग कर चुके हैं। नारगण व्यवस्था बैठक उपस्थिति नियम एवं दंड, जिसमें बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य वाला सिस्टम है। नारगण व्यवस्था वाद विवाद निपटान प्रक्रिया नियम एवं दंड, वाद विवाद गांव लेवल पर किस तरीके से होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे आवेदन किया जाएगा और कैसे दोनों पक्षों की सुनवाई होगी और किस प्रकार से ये प्रक्रिया को निपटान किया जाएगा, इसके ऊपर हो चुकी है। नारगण व्यवस्था दंड जुर्माना एवं सामाजिक अनुबंध असहयोग, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि दंड जुर्म दो प्रकार के दंड, एक तो आर्थिक दंड और दूसरा जो है सामाजिक अनुबंध असहयोग। अभी तक जो सामाजिक बहिष्कार वाला जो सिस्टम चल रहा था, सामाजिक बहिष्कार हम लोगों को नहीं करने हैं। सामाजिक बहिष्कार में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को ये घोषणा कर दिया जाता है गांव में चाहे समाज में कि उससे कोई बात तक नहीं करेगा, उसके साथ कोई बच्चे खेलेंगे नहीं, उसको तालाब में स्नान करने नहीं दिया जाएगा, उसको खेलने कूदने एक दूसरे से बात करने से पूरी तरह आगी लूठी जिसको बोलते हैं, आगी लूठी भी प्रतिबंधित रहेगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये मौलिक अधिकारों को उसका उल्लंघन, मौलिक अधिकारों को हनन नहीं करना है। क्योंकि समाज में जो व्यक्ति समाज के नियम को नहीं मानता है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि वो समाज में खुद को अलग कर रहा है, समाज से खुद को अलग कर रहा है। और समाज से खुद को अलग करने का मतलब समाज से बाहर जा करके निवास करेगा ऐसा नहीं, बल्कि समाज के कुछ नियम हैं, उन नियमों को वो मानने के लिए इनकार कर रहा है। इनकार कर रहा है इसका मतलब उन्होंने खुद ही जो है मानने से इनकार किया। ऐसे में सिर्फ जो है 4 चीजें हैं जिस पर हमको असहयोग करने हैं। अगर वो ना आर्थिक जुर्माना से अगर बात चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो सिर्फ 4 चीजें प्रतिबंधित होंगे। प्रतिबंधित नहीं कर सकते, अपन असहयोग कहेंगे। पहला ये तो 3 प्रकार के जो संस्कार है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार, इन तीनों में यदि आपका सहयोग नहीं है, आप नहीं मानते इन चीजों को, तो भाई हम आपके बुलावे पर क्यों जाएं। संस्कार। और दूसरा चीज है त्योहार। त्योहार आप अकेले मनाइए, मनाना है तो सामुदायिक त्योहार है, उस त्योहार में आप चूंकि शामिल होना नहीं, त्योहार के नियम को नहीं मानते, तो आप अकेले त्योहार मनाओ।
पंडुम अकेले मनाइए, है ना। तो ये दूसरा चीज हो गया। और तीसरा जो है सामाजिक मंच जो है वहां पर प्रतिष्ठित करना, उनको सम्मानित करना, उनको स्थान देना, ये प्रतिबंधित होगा। और सामाजिक जो भोज कार्यक्रम है, भोजन का जो कार्यक्रम है, वहां पर बाकी उनसे बात करने में, उनके साथ कहीं जाने में, कहीं आने में कोई रोक किसी प्रकार से न लगे, ताकि किसी का जीवन जीने का अधिकार है उल्लंघन ना हो, इसके लिए नियम बनाए गए थे। दंड, जुर्माना एवं सामाजिक अनुबंध असर। अब ये सब नियम जो है, अभी शुरुआत में क्या होगा कि जब आप किसी को दंडित करेंगे तो न्यायालय उस चीज को मानेगा नहीं कि आप दंड देने वाले कौन होते हैं। और शुरुआत में कुछ असामाजिक तत्व और होंगे, वो न्यायालय भी जा सकते आपके खिलाफ कि भी आपने दंड कैसे दे दिया। तो हमको सरकार को बताने होंगे, सिस्टम को बताने होंगे कि हमारी ये रूढ़िजन्य व्यवस्था है, परंपरागत तरीके से पहले से चली आ रही है। दूसरा चीज, हमने किसी का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया, उन्होंने समाज के नियम को मानने से इनकार कर दिया, ये तर्क देना पड़ेगा। उन्होंने समाज के नियम को मानने से इनकार कर दिया है, समाज के नियम है, उन नियमों को मानने से इनकार कर दिया, ये तर्क देना पड़ेगा। और जब हम ये बार बार लगातार 1-2 पीढ़ी तक नियमों को हम करते जाएंगे, उसका बकायदा हमारे पास, पीढ़ी के पास प्रूफ होगा कि हमारे पुरखा इस प्रकार से न्याय करते थे, तो आने वाले समय में वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वह कानूनी दस्तावेज बन जाएगा। आने वाली पीढ़ी जब न्यायालय जाएगा तो उन्हीं दस्तावेजों को अदालत में दिखा करके ये मनवा लेगा सरकार से, अदालत से, कि हमारे पूर्वजों को इस प्रकार से न्याय करने की व्यवस्था है और हम इसी न्याय करने की व्यवस्था से शासित संस्था लेते। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई आपराधिक प्रकरण न हो। आपराधिक प्रकरण में पंचनामा बना करके थाना को सूचना दिया जा सकता, लेकिन जो प्रकरण आपराधिक न हो, विवाद के मामले, ऐसे मामलों में, ऐसे मामले कोर्ट, अदालत और थानों में न जाए, क्योंकि हमारे रूढ़ी प्रथा को न्याय करने की, अपने समाज के विवादों को निपटान करने की प्रक्रिया के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं। संवैधानिक प्रावधान है 5वीं और 6वीं अनुसूची, पेशा एक्ट में भी है। तो उसके तहत हम लोगों को वो कानून की जानकारी भी हम सब लोगों को होना चाहिए। वाद विवाद निपटान प्रक्रिया के बाद है नारगण व्यवस्था, वित्तीय लेखा पारदर्शिता नियम। वित्तीय लेखा पारदर्शिता नियम में क्या है कि जिसके पास वित्तीय का प्रभार होगा, नारगण व्यवस्था, गांव में जब भी कोई गांव की जो व्यवस्था बनेगी, उसका खाता खुलेगा, उसमें बरार जमा होंगे, उसमें खरवन जमा होगा, तो जिसके पास आय व्यय का लेखा जोखा करने का, जिसको अधिकारी बनाया जाएगा, प्रभारी बनाया जाएगा, पदाधिकारी बनाया जाएगा, तो उस पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगा कि जितने प्रकार के इनकम हो रहा है, उन इनकमों को, उन आयों को रजिस्टर में संधारित करे, और जितने प्रकार के व्यय हो रहा है उन व्यय को भी संधारित करे। आय और व्यय दोनों का संधारण सही तरीके से इस बुक बने उसका, और साथ में जितने भी बिल है, वाउचर है, उसको अच्छे से संधारित करके रखे। और व्यय करने से पहले जो वहां का जो व्यय कमेटी होगा,
कोषाध्यक्ष होगा, चाहे होगा, दे करके ही उसको, और जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य में व्यय है। और उन सभी का रिकॉर्ड संधारित करके इस नियम का मुख्य तत्व यह है कि जब भी अगला मीटिंग होगा उसका प्रभारी का दायित्व होगा कि अपने से वो आय व्यय का लेखा जोखा समाज में प्रस्तुत करेगा, अपने से, बिना कहे। उसको कोई कहेगा नहीं कि आप आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करो, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि गांव में कोई कहता नहीं है कि भाई आप हिसाब किताब बताओ, और सामने वाला भी हिसाब किताब नहीं बताएगा, और गांव के लोग कोई हिसाब किताब पूछ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि हिसाब किताब पूछेंगे तो व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा। पूछने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेले पूछ करके क्यों फंसूं, दुश्मनी क्यों लूं इस, अगर अकेले पूछता हूं तो मेरे से दुश्मनी कर लेगा। इस चक्कर में गांव की जो समितियां होती है, गांव के जो संगठन होते हैं, बहुत से बने और बहुत से खत्म हो गए। और बहुत से खत्म होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो पदाधिकारी है वो अपने से हिसाब किताब आय व्यय का लेखा जोखा बताता नहीं है, और गांव में कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को राजा समझने लगते हैं। तो ये नियम ये तय करेगा कि भाई आपने यदि पिछला मीटिंग में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया तो स्वमेव ही ऑटोमेटिक बिना कहे उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, और जितने बार के मीटिंग में हिसाब किताब नहीं बताएगा उतने बार उनका वो जुर्माना बढ़ते चला जाएगा। वो नियम है इस वित्तीय लेखा पारदर्शिता नियम में, स्वमेव जुर्माना लागू हो जाएगा। तो स्वमेव जुर्माना लागू होने के डर से व्यक्ति का दायित्व हो जाएगा कि वो पहले से रजिस्टर संपादित करके रखे, बढ़िया से हिसाब किताब कंप्लीट करके रखे, और अपनी आय व्यय का लेखा जोखा गांव की सभा में प्रस्तुत करे। उसी प्रकार से सचिव का दायित्व होगा कि वो निर्धारित समय पर मीटिंग बुलाए। यदि निर्धारित समय पर वो मीटिंग नहीं बुलाएगा, निर्धारित तिथि पर मीटिंग नहीं बुलाएगा, तो उस मीटिंग प्रभारी के ऊपर, चाहे वो सचिव हो चाहे वो कोटवार हो, उसके ऊपर भी स्वमेव ही ऑटोमेटिक जुर्माना लग जाएगा। जिस प्रकार से मीटिंग में उपस्थित न होने पर जुर्माना लग जाता है, वैसी मीटिंग न बुलाने पर पदाधिकारियों के ऊपर जुर्माना लग जाएगा। और एक फिक्स तारीख तय होगा, जिस तारीख पर जो है हर महीना गुड़ी दरबार और पारंपरिक ग्राम सभा का मीटिंग होगा। गुड़ी दरबार भी कहते हैं कई जगह उसको। गुड़ी दरबार का मतलब गांव का पारंपरिक दरबार, जहां पर विवाद निपटान करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। अब ये मीटिंग दिन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मीटिंग शाम को भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। खाना खाने के बाद लोग इकट्ठा होते हैं, दिन में तो सब लोग अपने अपने काम में मगन रहते हैं। तो अक्सर हमारा जो दरबार कार्यक्रम है, गुड़ी दरबार पारंपरिक ग्राम सभा है, वो रात में होता है, और सरकारी जो ग्राम सभा है वो दिन में होता है। इसलिए डिसमैच होता है, मैच नहीं होता है। अब काम करने के समय में लोग ग्राम सभा में जाते नहीं, इसलिए ग्राम सभा कोरम कभी पूरा होता नहीं है, लेकिन कोरम पूरा करना पड़ता है, इसलिए कागज भरना पड़ता है, वो बात अलग है। तो सभी ग्राम सभाएं लगभग फेल है। हमारी परंपरागत ग्राम सभाओं को मजबूत करना है। ये जो परंपरागत ग्राम सभा है, इसमें गांव के वो सभी लोग जो हमारे गांव के गुड़ी थाना में, गुड़ी पेंट थाना में परंपरागत तरीके से पूर्वजों से चली आ रही जो व्यवस्था है उसको मानते हो, बीज पंडुम में शामिल होते हो, गांव के त्योहारों में शामिल होते हो, जो हमारे रूढ़िजन्य विधि से शासित और संस्कारित होते हैं, वो सभी जातियां पारंपरिक ग्राम सभा में आ सकते हैं। जो नए समुदाय है या फिर जो अन्य धर्म को मानने वाले जो समुदाय हैं, वो चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं, और ना चाहे तो उनको शामिल करना जरूरी नहीं है।
तो पारंपरिक ग्राम सभा गांव लेवल की व्यवस्था है, जो पहले से चला आ रहा है उसको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके पदाधिकारी सिर्फ ट्राइबल ही होंगे, गैर आदिवासी इसके ट्राइबल गैर आदिवासी व्यक्ति को इसके पदाधिकारी नहीं बनाना है। विकट परिस्थिति में या फिर उनका सोच उनका विचार अच्छा है तो सहयोग के रूप में कुछ पद जो है छोटा मोटा दिया जा सकता है, किंतु अध्यक्ष उपाध्यक्ष या बड़ा पद किसी भी हाल में नहीं दिया जाना है। 100% ये ट्राइबल लोगों के लिए व्यवस्था होगी। उसके आगे का जो नियम है वो है नारगण व्यवस्था ग्राम शिक्षा उन्नयन नियम। नारगण व्यवस्था ग्राम शिक्षा उन्नयन नियम में क्या है कि ये भी 2020 में ही बना है। इसके तहत गांव में जितने भी स्कूल हैं ये दो प्रकार से चलेगा। एक तो सरकारी स्कूल को अपने गांव के समाज के स्कूल जैसा नजरिए से देखना और उसी तरीके से उसकी व्यवस्था को बनाना। आपके गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र होगा, आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के यदि प्राइमरी और मिडिल स्कूल है तो पूरे गांव के स्कूलों को गांव के जो लोग हैं, पारंपरिक ग्राम सभा है, वो गोद ले लेगा, गोदनामा। उसके टीचर सरकारी होंगे, भले शिक्षक सरकारी जरूर होंगे, किंतु वो गांव का जिस प्रकार से गोटुल होता है तो वो गोटुल की तरह उसको समझना है और गोटुल की तरह उसको करना है। उसके रंग रोदन, उसके पुताए, उसके खेल कूद का मैदान, उसके गार्डन, उसके उद्यान, उस सारे चीज को ये मान के चलना है कि सरकार ने हमारे गांव में स्कूल बना करके दे दिया है, इसका मतलब वो हमको अपनी संस्कृति और व्यवस्था के हिसाब से स्कूल संचालित करने के लिए स्कूल बना करके दे दिया है, ऐसा मान के चलना है। शुरुआत में टीचरों के साथ और गांव के लोगों के साथ जो है असंतुलन की स्थिति निर्मित होगा, किंतु धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि स्कूल का जो नियम है वो नियमों को भी हमको रिस्पेक्ट करना है, उसका भी उल्लंघन ना हो। जो ऊपर से जो गाइडलाइन है शिक्षा संचालित करने के लिए स्कूलों में, उस नियम को भी हम लोगों को समझना है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। शिक्षक के कार्यों में बाधा नहीं डालना है, शिक्षक के कार्यों में बाधा नहीं डालना है, बल्कि शिक्षकी कार्य में हमको अपने कल्चर व्यवस्था के अनुसार से सपोर्ट करना। अब इस चीज को हम लोगों ने ग्राम बरपटिया है प्रतापपुर ब्लॉक में, वहां पर हम लोगों ने प्रयोग किया 2021 में, लगभग 2020 और 21 में हम लोगों ने प्रयोग किया। उदय मराबी वहां के कमान को संभाल रहे थे, लीडरशिप को। तो उस गांव के में प्राइमरी स्कूल भी था और मिडिल स्कूल भी था, लेकिन एक भी टीचर वहां नहीं थे। क्यों टीचर नहीं थे? क्योंकि वो प्रतापपुर ब्लॉक का सबसे आउटर एरिया में पहाड़ों की घाटी में बसा हुआ गांव था, इसलिए कोई टीचर वहां जाना नहीं चाहते थे और भर्ती प्रक्रिया भी उस समय हुआ नहीं था। तो हमेशा स्कूल में ताला लगा रहता था टीचर ना होने के कारण से। तो मिडिल स्कूल को दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया था जहां पर टीचर रहते हैं, और गांव के लोग बहुत दिनों से आवेदन कर रहे थे अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारी को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को, शिक्षा मंत्रालय को, लेकिन टीचर एक भी मिल नहीं रहा था। और कई सालों तक ऐसा चला, मतलब 30-40 सालों तक जो है वो स्कूल में वैसे ही चलता रहा। समझिए, टीचर आते थे बीच बीच में, लेकिन वो ट्रांसफर करा के चल देते थे। तो जब वहां का मुखिया हम लोगों के संपर्क में आया तो उन लोगों को यही नियम बताया कि भाई ग्राम शिक्षा उन्नयन नियम के तहत आपको अपने गांव के जो स्कूल है और आंगनबाड़ी उसको गोद लेना है। पहले गांव के लोग अपना पारंपरिक ग्राम सभा गठन करिए, उसके बाद जो उसमें प्रस्ताव पारित करिए कि गांव के सभी स्कूलों को हमको गोद लेना है।
और फिर ग्राम सभा में भी उस बात को, सरकारी ग्राम सभा में, उस ग्राम सभा में भी उस बात को लेकर के प्रस्तावित कर लेना है। उसके बाद उस गांव के लोगों ने क्या किया कि पहले तो वो प्राइवेट स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे थे। भाई सरकारी स्कूल में जब टीचर नहीं है तो क्यों पढ़ाएंगे, इसलिए प्राइवेट स्कूल खोलने की, गोंडवाना स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे थे उस गांव के लोग। तो हम लोगों ने सलाह दिया कि भाई अगर सब गांव के लोग प्राइवेट स्कूल खोल लेंगे तो सरकारी स्कूल तो बंद हो जाएगा। और प्राइवेट स्कूल में जो फीस लगता है 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, वो सबको देना पड़ेगा, जबकि सरकारी में फीस भी नहीं लगता है। प्राइवेट में जो टीचर होंगे वो उतने क्वालिफाई नहीं होंगे जितना सरकारी स्कूल में जो टीचर है वो लोग क्वालिफाई हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों को गाइड किया कि भाई आप प्राइवेट स्कूल खोलने के बजाय ऐसा करिए कि गांव के स्कूल को ही गोद ले लीजिए, सरकारी स्कूलों को। और उन्होंने वैसा ही किया और पहले ही साल 6 अतिरिक्त टीचर अपने ही खर्चों पर गांव के लोगों ने भर्ती करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्राइवेट स्कूल खोलते तो ऑलरेडी 5,000, 6,000 रुपये फीस देते। तो फीस देने के बजाय उन्होंने तय किया कि हर महीना हम लोग 200-200 रुपया गार्जियन लोग कलेक्शन करेंगे और गांव के सभी लोग देंगे, जिसका बच्चा है वो भी, जिसका नहीं है वो भी। पारंपरिक ग्राम सभा लेवल पर 200-200 रुपये कलेक्शन किए और 6 जने अतिरिक्त टीचर नियुक्त किए और सभी लोगों को स्कूल का रंग रोगन, पेंट, पॉलिश सब जो है अपने कल्चरल व्यवस्था के अनुसार करके शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सूचना दे दिए, सूचनार्थ कि गांव की स्कूल को हम लोगों ने गोद ले लिया है, यहाँ हमारे गांव से टीचर नियुक्त किया जा रहा है, हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर आपका जो सिलेबस है स्टेट गवर्नमेंट का उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे और साथ में हमारे सांस्कृतिक गतिविधि भी वहाँ संचालित होंगे। तो अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब, ऑलरेडी टीचर थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, करिए आप लोग, और उसको चालू किए। पहले ही 3 महीना में ही बच्चे लोग गणित और इंग्लिश मौखिक रूप से बोलने लग गए। गणितों का जवाब भी मौखिक रूप से देने लग गए। अंग्रेजी में भी बात करने लग गए। वहाँ जो भी जाता था सब लोग एक साथ खड़ा होकर के, है ना, जय सेवा सर बोलते थे, तो बड़ा गर्व महसूस होता था। तो इस प्रकार से जो है ना, उस गांव में एक भी कर्मचारी नहीं, शासकीय कर्मचारी आज तक वहां से कोई पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होकर के नहीं निकला था। एक भी कर्मचारी नहीं थे उस गांव में अभी तक के इतिहास में, और किसी भी चीज में सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन पहले ही साल से वहां नवोदय और एकलव्य में बच्चों का सिलेक्शन चालू हुआ और अभी तक वो सिलेक्शन की प्रक्रिया चालू है। अभी भी हर साल बच्चे वहां से सिलेक्ट होकर के जाते हैं। कि 2021 में जब कोरोना काल चल रहा था तो भी, चूंकि वो पहाड़ों के बीच में है, तो पूरे गांव ही जो है क्वारंटाइन था, समझिए। मतलब क्वारंटाइन नहीं था, मतलब अलग थलग, गांव में किसी का एंट्री नहीं था। तो वहां के बच्चे, क्लास चल ही रहा था वहां। कोरोना काल में भी स्कूल बंद नहीं हुए, गर्मी के समय में क्लास चलता है। अभी भी ग्रीष्मकालीन क्लास प्रतापपुर में चलाया जा रहा है वहीं के संचालक के माध्यम से। तो वो जो है, अब इतना तेजी से स्कूल ग्रोथ हुआ कि पूरे शासन प्रशासन, शिक्षा मंत्री तक भी ये को विजिट करना पड़ा वहां, और स्कूल का उन्नति और तरक्की बहुत तेजी से होने लगा। लेकिन 3 या 4 साल ही चला, उसके बाद सरकार ने सभी टीचर वहां भर्ती कर दिए। आज की स्थिति में वहां सब टीचर आ गए हैं, पहले नहीं था टीचर, आज की स्थिति सब टीचर आए। जब सब टीचर आ गए तो गांव की तरफ से जो टीचर रखे थे उन टीचरों को निकालना पड़ा, क्योंकि टीचर हैं तो अलग से भर्ती की जरूरत नहीं है। अब जो है, क्योंकि कोई भी सरकारी आदमी जो है अपने संस्था में इंटरफेयर पसंद नहीं करता है गांव वालों का। ये एक एटीट्यूड होता है, सरकारी डिपार्टमेंट का एटीट्यूड होता है कि गांव का पब्लिक या गांव की व्यवस्था हमको इंटरफेयर ना करे, दखल अंदाजी ना करे, ऐसा सोच होता है।
इसके बावजूद भी गांव का स्कूल के सभी पदाधिकारी गांव के नियंत्रण में हैं, किंतु पहले से अब स्वतंत्र हो गया है स्कूल जो है। अब सरकारी व्यवस्था के आधार पर वो गांव का स्कूल चलने लग रहा है। अब सरकारी व्यवस्था के आधार पर चल रहा है तो रिजल्ट फिर से पहले जैसा आ गया। जब गांव के लोग संचालित कर रहे थे तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन था, अब गांव के लोग छोड़ दिए तो फिर से पहले जैसा सरकारी टाइप से रिजल्ट आने लग गया। तो वहां के संचालक ने फिर क्या किया कि अपना एक गोटुल शुरुआत किए, जहां पर बच्चे लोग अभी भी पढ़ते हैं और वहां से सिलेक्ट होते हैं। अभी प्रयास की तैयारी चल रहा है, प्रयास का क्लास चल रहा है वहां डेली, और एकलव्य और नवोदय का भी तैयारी चलते रहता है। वहां के बच्चे जो है एक तरफ 55,000 रुपया महीना दे करके जो लोग एकलव्य और नवोदय की तैयारी करवाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और यहाँ सिर्फ चावल दाल सब्जी और एक महीने का खर्चा दे करके वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये समाज की ताकत है। जब तक समाज उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। तो ये नियम जो बना हुआ है ग्राम शिक्षा उन्नयन नीति 2020, इसमें यही है कि अपने अपने गांव के स्कूलों को गोद लेना है, उसको सिर्फ सरकारी व्यवस्था से चलने नहीं देना है, गांव की व्यवस्था से चलना चाहिए। सिलेबस सरकारी हो, टीचर सरकारी हो, गाइडलाइन भले सरकारी हो, लेकिन ग्राम सभा तय करे कि उनके गांव के स्कूल में किस तरीके की व्यवस्था होना चाहिए, उनको सांस्कृतिक शिक्षा भी मिलना चाहिए, उनको गांव के लोक व्यवहार भी मिलना चाहिए, और गांव के छोटे मोटे कौशल है वो कौशल का भी बच्चों के भीतर जाना चाहिए। वो तो हमारे बच्चों को चुराने टाइप से शिक्षा व्यवस्था है ना। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां पर हम लोग अपने बच्चों को भर्ती करते हैं पढ़ने के लिए, वो हमारा बच्चा ही चुरा लेता है। वो माँ बाप के हिसाब से संस्कारित नहीं होता है, बल्कि वो दूसरों के हिसाब से संस्कारित होता है। अब जब वो पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है तो गांव और परिवार को छोड़ करके बाहर चला जाता है, न तो गांव की सेवा करता है, न गांव के प्रति सोच रहता है उसके भीतर, न समाज के प्रति सोच रहता है, न संस्कृति और संस्कार के प्रति सोच रहता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था किस मतलब का जो हमारे बच्चों को ही चुरा ले, तो हमारे बच्चे चोरी ना हो शैक्षणिक रूप से। इसके लिए गांव की जो सरकारी स्कूलों है उसको गांव के कल्चर के आधार पर उसको संचालित करना जरूरी है, और ये तभी संभव होगा जब आप गांव में पारंपरिक ग्राम सभा नारगन व्यवस्था को मजबूत करेंगे और स्कूलों को गोद लेंगे, आंगनबाड़ी को गोद लेंगे, वहां यदि हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल को भी गोद लेंगे। सबको गोद लेना है। ये मान के चलिए कि सरकार ने स्कूल बना करके हमको हैंडओवर कर दिया है, और जिनको जिस टीचर को जिस अधिकारी को गांव की व्यवस्था के अनुसार वहां पढ़ाने में तकलीफ होता होगा, दिक्कत होता होगा, तो वो अपना व्यवस्था बना लेगा, ट्रांसफर करवा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम लोग कर लिए तो प्राइवेट स्कूल जितने अभी हर 5-10 किलोमीटर में प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, कल्पना करिए हर 10-10 किलोमीटर में प्राइवेट स्कूल खुल जाएगा तो सारे स्कूल सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। अब सभी सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा तो जो हमारे लिए बच्चों के लिए जो सरकारी जो बजट आ रहा है शिक्षा के लिए, वो सब तो बर्बाद हो जाएगा ना। इसलिए सरकारी स्कूल बंद ना हो ऐसी व्यवस्था हमको वैकल्पिक करना है। प्राइवेट स्कूल कहीं पर भी नहीं खोलना है, समझिए, मान के चलिए। हम लोग प्राइवेट स्कूल खोल करके लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। प्राइवेट स्कूल खुलेगा तो कब खुलेगा? हमारे गोटुल के तरीके से ब्लॉक लेवल पर खुलेगा। आर्थिक गण व्यवस्था में जो यूथ क्लब जो बनाने की कार्य योजना है, जिसमें 15 से 25 और 25 से 35 जो आर्थिक गण व्यवस्था का टीआरसी युवा क्लब का जो प्रक्रिया है, उसके तहत आवासीय विद्यालय का ब्लॉक लेवल पर गठन बनाना है, जहां पर 10,000 15,000 5,000 बच्चे एक साथ रहेंगे, आवासीय व्यवस्था रहेंगे। ब्लॉक लेवल पर सिर्फ एक स्कूल बनेगा। हर 10-10 किलोमीटर को में स्कूल खोल देंगे तो फिर क्या मतलब कि फिर तो सरकारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी ना। बल्कि सरकारी व्यवस्था किसके लिए? हमारे लिए। तो हमको ऐसी व्यवस्था बनाना है कि हम सरकारों को भी अपने तरीके से संचालित कर सके, सरकारी स्कूलों को संचालित कर सके। तो ये चीजें हम लोगों को करना होगा। और
ये शिक्षा उन्नयन का जो नीति है उसका ये प्रावधान है। इसके आगे का जो नियम है वो नार गण व्यवस्था पंडुम सावरी पेन गोंगो विधान अनुपालन नियम एवं दंड, गांव के त्योहार और वहां के पेन गोंगो के अनुपालन से संबंधित है। इन चीजों को अध्ययन करेंगे। आज के योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। सुखपूर्वक आसन पर